नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। मॉर्निंग बुलेटिन में आज दिन भर की ऐसी खबरें जो सुबह से लेकर के शाम तक हलचल मचाए हुई थी टेलीविजनों पर, और इतना ही नहीं, ट्विटर पे कुछ खबरें ऐसी छाई हुई थी जो इंटरनेशनल कहने के लिए खबरें हैं, लेकिन वो लोकल लेवल पे भी खूब देखी जा रही थी। बहुत सारी खबरें हैं, कुछ हत्या से रिलेटेड हैं, कुछ लगातार पति पत्नी प्रताड़ित करने वाली जो खबरें आ रही हैं वो भी खबरें यूपी में दिख रही हैं। और इतना तो ठीक है, लेकिन सास ससुर मामा भांजी ये भी रन कर रहे हैं। ट्रेंडिंग स्टोरी बन गई है ये। इसमें भी अपडेट है। दोनों ऐसी खबरें हैं कि लगातार पुलिस इस पर दबिश दे रही थी, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि भागने के बाद रील बना के पति को चमका भी रही हैं महिलाएं। ये भी स्टोरी है, ये भी बताएंगे कहाँ की है, कैसे है, क्या हुआ। पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आती है कि आप एक दो नहीं, पाकिस्तान को 4700 भिखारियों को वापस किया किसी कंट्री ने। ये भी हम बताएंगे कि 4700 भिखारी वो भी सिर्फ पाकिस्तान के, और सबको रिटर्न पाकिस्तान भेज दिया गया। ये भी अपने आप में एक दिलचस्प स्टोरी है कि अगर इतने ढेर सारे भिखारी किसी स्टेट में भीख मांगते हैं, वो भी आंकड़ा, और उनको वापस भेज देना, दिखाएंगे हम, इसके बारे में भी बताएंगे कि है क्या और कहाँ से भेजेगा ये। ट्रंप का विरोध चल रहा है, इंटरनली विरोध चल रहा है, वहाँ पर उनकी नीतियों को लेकर चल रहा है। और सबसे बड़ा है पुलिस स्टेट, वहाँ लोकल अगर माने तो पुलिस स्टेट बनाने को लेकर के विरोध चल रहा है। और अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन के अलग अलग तरीके। आप कभी प्रदर्शन को लेकर के, बहुत बुजुर्ग जो होंगे उनके दिमाग में आता होगा कि कार्टूनिस्ट कैसे प्रदर्शन करते थे, कार्टून बना के करते थे। इंडिया में तो इसके मामले में बाला साहब ठाकरे ज़्यादा मशहूर थे। कार्टून के जरिए वो अपनी बात को रखते थे। उसी तरीके से अमेरिका में भी प्रदर्शन कार्टून के जरिए होता था। अब वो तख्तियों का रूप लिया, लेकिन साइलेंट प्रदर्शन है। उसका भी कुछ ऐसा ही नज़ारा हम आपको दिखाएंगे, कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाएंगे। और प्रदर्शन का लोकल स्तर क्या है, वहाँ प्रदर्शन कैसे होता है, क्योंकि इंडिया से इतर प्रदर्शन वहाँ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बने रहिए हमारे साथ, एक एक कर रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते रहेंगे। बात करते हैं भिखारियों की। भिखारियों का नाम सुनते ही आपको एक अलग सा ही तस्वीर आपके दिमाग में आता होगा, लेकिन यहाँ भिखारियों की एक अलग लाइन है। वो भी एक दो नहीं, 4700 भिखारी। 4700 भिखारी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कोई बड़ा आंकड़ा इसलिए नहीं है, क्योंकि स्टेट वाइज देखा जाए तो भी भिखारियों की एक लाइन, ज़िले में देखा जाए तो भी लाइन, मतलब एक आम बात है कई जगहों के लिए। उसके कंट्री के लिए ये आम होगा, लेकिन अगर आपके देश से आदमी बाहर जाकर के भीख मांगता हो और आपके ऊपर ठप्पा लगे कि आप फला कंट्री के भिखारी हैं, ये एक अपने आप में सोचने की बात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब से 4700 भिखारी वापस भेजे गए, वो भी पाकिस्तान को, और बाकायदा उनको बोला गया कि अपने भिखारी अपने पास रखो। उसके बाद का रिएक्शन क्या है और क्या और मैसेज दिया गया पाकिस्तान को, देखिए इस रिपोर्ट। भिखारियों से शर्मसार पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बयान। सऊदी अरब ने 4700 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस भेजा। शहबाज शरीफ की फिर हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। कंगाल पाकिस्तान के लिए भिखारी सबसे बड़ी समस्या बन गए हैं। हाल ये है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को पब्लिक के सामने मानना पड़ रहा है कि दुनिया में भिखारियों के कारण पाकिस्तान की छवि बेहद खराब हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बयान इसीलिए आया है क्योंकि सऊदी अरब ने 4700 से ज्यादा पाकिस्तान के भिखारियों को पकड़कर वापस पाकिस्तान भेज दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद आसिफ के अनुसार ये भिखारी अलग अलग वीजा पर सऊदी गए थे और वहां जाकर गैर कानूनी तरीके से भीख मांग रहे थे। इनको सऊदी पुलिस ने हिरासत में लिया और डिपोर्ट कर दिया। ये सारी जानकारी सियालकोट में एक कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद आसिफ ने दी।
हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह आंकड़ा कब से कब तक का है। पाकिस्तान के भिखारियों से सऊदी अरब परेशान। सऊदी अरब में भीख मांगना जुर्म है और भीख मांगने के खिलाफ सख्त कानून भी है। यहाँ भीख मांगने पर 6 महीने की जेल हो सकती है या 50,000 रियाल तक जुर्माना हो सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे सख्त कानून के बाद भी मक्का मदीना के पास 90% पॉकेटमार पाकिस्तानी हैं। विदेशों में ज्यादातर पाकिस्तानी भिखारी दक्षिण पंजाब, कराची और सिंध के अंदरूनी इलाकों से हैं, जिन भिखारियों को अरब देशों से वापस भेजा गया है। उनके नाम FIA इमिग्रेशन की पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं। अब ये दोबारा पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते हैं। सऊदी अरब से पहली बार भिखारी वापस पाकिस्तान नहीं भेजे गए हैं, बल्कि FIA यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अनुसार सऊदी अरब ने 2024 तक पिछले 3 सालों में 4000 भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेजा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान के भिखारी विदेश में जाकर भीख मांगते हैं, इससे दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। पाकिस्तान के भिखारियों की हाई फाई कमाई। पाकिस्तान में और कोई कारोबार भले ही चलता हो या नहीं चलता हो, लेकिन भिखारी इंडस्ट्री बूम पर है और ये सालाना हाई फाई कमाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो यह करीब 42 अरब रुपए है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ मानते हैं कि 25 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में लगभग 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं। यानी समझ लीजिए कि पाकिस्तान की कुल आबादी में 10% से ज्यादा लोग भिखारी हैं। हालांकि पेशेवर पाकिस्तानी भिखारियों की संख्या 3 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है। हाल ये है कि पाकिस्तान सरकार के सामने दूसरे देशों में जाकर भीख मांग रहे नागरिक हमेशा से बड़ी समस्या है। सरकार ने हालिया महीनों में विदेशों में जाकर भीख मांगने वाले हजारों लोगों के पासपोर्ट भी सस्पेंड किए हैं, लेकिन फिर भी भिखारी कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये बढ़ रहे हैं और सऊदी अरब जैसे परेशान होकर इन भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। बात अमेरिका की अगर हम करें तो अमेरिका में प्रदर्शन चल रहा है और लगातार कई दिनों से चल रहा है। जब टैरिफ का प्लान हुआ था उस समय शेयर मार्केट जब ध्वस्त हुआ था, उसको लेकर के लगातार वहाँ प्रदर्शन अभी भी जारी है। प्रदर्शन टैरिफ प्लान को लेकर के वहाँ इंटरनल नहीं था, और था भी तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर के प्रदर्शन था वहाँ पे, लेकिन एक नया वहाँ पे इंटरनल जो प्रदर्शन चल रहा है वो पुलिस स्टेट बनाने के लेकर चल रहा है। और ये प्रदर्शन का तरीका भी कुछ नया है। नया हम युवाओं के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इस तरह का प्रदर्शन पहले हुआ करते थे, कार्टून के जरिए हुआ करते थे, तख्तियों के जरिए हुआ करते थे, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे नहीं लगते थे। लेकिन अभी भी अमेरिका में जो प्रदर्शन होते हैं वो तख्तियों के जरिए संदेश दिए जाते हैं। न रोड जाम होता है, न तोड़ फोड़ होता है, न हो हल्ला होता है। 10, 15, 20 का गुट होता है, किसी चौराहे पे, किसी रोड के किनारे वो खड़े होते हैं और तख्तियों के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। संदेश तख्तियों पे लिखा होता है। लेकिन आप सोचिए, जो ये पहले कार्टून के जरिए हुआ करता था वो तख्तियों का रूप लिया है, लेकिन इसमें भी एक चलता फिरता वीडियो कार्टून टाइप का भी जिक्र आता है। उसी भी तस्वीरें देखने के मिली अमेरिका में कि वीडियो कार्टून। आप वीडियो कार्टून का मतलब आप ये मत सोचिए कि वीडियो वॉल पे कार्टून, तख्तियों पर जो एक मूवमेंटेबल कार्टून होता है, जिसे हम अगर कहें तो इंडिया में से कठपुतली टाइप का बोलते हैं, लेकिन कठपुतली एक पर्टिकुलर आकार में होता है। यहाँ आकार नहीं होता है, यहाँ व्यक्ति की तस्वीर उस तख्ती पे बनाई होती है और उसको कठपुतली की तरह मूवमेंटेबल करते हैं और सिर्फ एक छोटा सा संदेश लिखा होता है। तो देखिए इस प्रदर्शन में कैसे कैसे तरीके अपनाए गए और ये प्रदर्शन जो हो रहे हैं वो किस लेवल पे हो रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर आपके समझ में। अमेरिका में प्रदर्शन, ट्रंप के खिलाफ आंदोलन। 15 दिन में दूसरी बार प्रदर्शन की आग। ट्रंप के नीतियों का विरोध, सड़कों पर उतरे लोग। गुस्से में अमेरिकी, बदलेगी ट्रंप की नीति। सड़कों पर हजारों लोग हैं, हाथों में पोस्टर हैं,
इन पर ट्रंप के विरोध में नारे लिखे हैं। कोई झंडा लेकर आंदोलन कर रहा है तो कोई नारेबाजी कर अपना विरोध जता रहा है। तस्वीरें अमेरिका के अलग अलग शहरों की हैं, जहां पर अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से देश की सत्ता संभाली है, तब से ही वो अपने फैसलों से अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर को चौंका रहे हैं। अपनी नीतियों से दुनिया भर के देशों में तहलका मचा रहे हैं। जहां चीन जैसे कई देश ट्रंप की नीतियों से हैरान और परेशान हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, वहीं अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के फैसलों और नीतियों का विरोध हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में जनता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। डेनवर में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी कोलोराडो राज्य कैपिटल में जुटे। वाशिंगटन स्मारक से हजारों लोगों ने मार्च निकाला। सड़क पर उतरे लोगों ने ट्रंप को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया, तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप पर नागरिक स्वतंत्रता और कानून के शासन को रौंदने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप शासन को लेकर अपना असंतोष जताने के लिए शर्म करो के नारे भी लगाए, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। ये प्रदर्शन सभी 50 राज्यों में हुए। प्रदर्शनकारी ने हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए ट्रंप की टैरिफ की नीतियों, सरकारी नौकरियों में छंटनी का विरोध किया। इसके अलावा लोगों ने ट्रंप की निर्वासन, सरकारी बर्खास्तगी और यूक्रेन गाजा युद्धों की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस का घेराव भी किया। इस आंदोलन को 50501 नाम दिया गया है, जिसका मतलब है 50 विरोध प्रदर्शन, 50 राज्य, एक आंदोलन। इस समूह की प्रवक्ता हीदर डन का कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन ट्रंप प्रशासन के अधिनायकवाद से लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। इस प्रदर्शन का मकसद देश को जोड़ना और संविधान की रक्षा करना है। ये गैर राजनीतिक और शांतिपूर्ण आंदोलन है जो संविधान का सम्मान करता है और सरकार में जनहित को प्राथमिकता देने की मांग करता है। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शनों की ये दूसरी लहर है। इससे पहले 5 अप्रैल को ट्रंप के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे। उस वक्त भी हजारों की संख्या में लोग अमेरिका की सड़कों पर उतरे थे। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों की कई वजह सामने आई है। इनमें ट्रंप की टैरिफ नीति भी शामिल है, जिसने अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाला है। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है, साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ी है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका में हो रहे ये प्रदर्शन ट्रंप की नीतियों पर कितना असर डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बात मुंबई की अगर करें तो मुंबई की राजनीति में अगर शिवसेना की बात करें तो शुरुआत में बाला साहब ठाकरे का नाम आता है। बाला साहब ठाकरे एक ऐसे नेता थे कि उनको किसी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका चित्र अपने आप लोगों के जहन में आता है। पुराने जो हैं वो भी जानते हैं और युवा पीढ़ी भी बाला साहब ठाकरे को उतना ही जानती है जितना प्रदर्शन के दौरान और कुछ दिन पहले एक राजनीतिक हलचल हुआ करती थी, उसमें भी बाला साहब ठाकरे का नाम याद आता था। बाला साहब ठाकरे का इसलिए बार बार जिक्र आया कि पार्टी विद्रोह की बात आई थी। शिवसेना में पार्टी विद्रोह की कंडीशन राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बीच में जाकर के होता है। और इतना ही नहीं कि बाला साहब ठाकरे के समय से हुआ था, क्योंकि राज साहब ठाकरे हमेशा ये चाहते थे कि इनको तवज्जो मिले जो उद्धव को मिलती थी उनकी घर में। लेकिन राजनीतिक जमीन पर जो राज ठाकरे ने अपना जमीन तैयार किया था, उद्धव ठाकरे उतनी मजबूती से नहीं तैयार कर पाए थे। नतीजा यही रहा कि राजनीति में तो उद्धव साहब ठाकरे सीएम तो बन गए, लेकिन वो छाप नहीं छोड़ पाए जो बाला साहब ठाकरे ने छोड़ा था लोगों के जहन पे। हम आज जिक्र दोनों की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पार्टी विरोध हुआ और जिन दोनों ऐसे विरोधी हुए कि दोनों अलग रास्ता चुने। और चाहे बाला साहब ठाकरे का पुत्र मोह रहा हो, चाहे आप उसको पार्टी बचाना और या विरासत सौंपने की बात समझें,
जो भी समझें, उनके समय जो निर्णय लिया गया, उनके जाने के बाद ये पार्टियां किस तरीके से इनके ऊपर हावी हुई, विपक्षी जो पार्टियां थी, उसका नतीजा ये रहा कि आप देख रहे हैं कि पार्टियों का विघटन इस लेवल पे होते होते कंडीशन ये आई कि न शिवसेना बचा, न शिवसेना की लड़ाई करने वाला, न शिवसेना परिवार का कोई ऐसा आदमी बचा जिसे ये लगे कि शिवसेना का अस्तित्व बचाया जा रहा है। लेकिन बात राज ठाकरे की इसलिए निकल के आई है कि इंटरनल मैटर ये हो रहा है कि उद्धव और राज दोनों मिलकर फिर से शिवसेना को जिंदा करना चाहते हैं। अगर ये दोनों एक हो गए तो शिवसेना क्या पुराने अंदाज में वापस आती है और किस लेवल पे समझौता होता है। कि राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। हम सालों साल एक साथ रहे हैं। आज भी हमारा वो रिश्ता कायम है, भाई का, मित्रों का वो रिश्ता आज भी हमारा कायम है, वो टूटा नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बात करती है तो अपने पार्टी चीफ से पूछ लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये सही है या नहीं है। दोनों भाई तय करेंगे। और हमने उद्धव जी की बात मानी है कि महाराष्ट्र के हित के लिए हमको अगर एक साथ आना पड़े तो हम हमारे जो भी मतभेद है वो हम भूल सकते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर वो साथ में आते हैं तो हमें उसकी खुशी है, क्योंकि कोई भी अगर बिछड़े हुए लोग साथ में आते हैं या किसी का विवाद समाप्त होता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, तो आए। लेकिन इससे ज़्यादा इसके ऊपर हम क्या बोले, क्योंकि इन्होंने ऑफर दिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इन्होंने शर्तें रखी। मेरे साहब ने नहीं की है। आप समझ, उतने उद्धव जी ने क्या कहा है, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सत्ता पार्टी में है, वो अपने आप को महाराष्ट्र के बहुत बड़े हितकारी समझते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र के शत्रु है, दुश्मन है, वो महाराष्ट्र तोड़ना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह उनका स्वागत किया है उसी तरह हम भी उनका स्वागत करते हैं कि भाई अगर दोनों भाई एक साथ आते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन महाराष्ट्र के राजनीति में उसका कोई विशेष इफेक्ट होगा नहीं। उसमें हमको फायदा ये होगा कि उद्धव ठाकरे साहब और राज ठाकरे जी एक साथ आते हैं तो महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे का स्थान नहीं रहेगा और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी जो है शरद पवार साहब की, वो राज ठाकरे को लेने के लिए बिल्कुल तैयार होगी नहीं और उद्धव ठाकरे जी को महाविकास आघाड़ी छोड़नी पड़ेगी और एक नई आघाड़ी बन जाएगी तो उसका और भी ज्यादा। कि एक जौनपुर की महिला थी और अतुल सुभाष को इतना परेशान की कि अतुल सुभाष ने फांसी लगा लिया था। कुछ इसी तरीके से घटनाएं यूपी में भी होने लगी हैं। थोड़ा सा उसका रूप बदल गया क्योंकि बीच में प्रेमिका की एंट्री हो गई। प्रेमिका ने पति के साथ मिल करके, प्रेमिका और पत्नी दोनों मिलकर पति के साथ इस तरीके की हरकत की कि कहीं मार डाला, कहीं घर से भाग गया, कहीं पुलिस की शरण में गया। इस तरह की तमाम घटनाएं इधर बीच यूपी में ट्रोल हो रही हैं और यूपी में ट्रेंडिंग भी बन रही है। लेकिन एक नया मामला इटावा का आया है और जो बिल्कुल सुभाष की तरह ही है। पत्नी ने इतना परेशान किया पति को कि आत्महत्या करने के लिए वो मजबूर हो गया। पूरी स्टोरी देखिए, फिर समझ में आएगा कि मामला था क्या और कहां जाकर के एंड होता है। और एंड होने के बाद अभी भी पुलिस को इसमें कुछ न कुछ काला समझ में आ रहा है, तो तफ्तीश फिलहाल अभी जारी है। इटावा अतुल सुभाष जैसा केस, पत्नी और ससुराली करते थे प्रताड़ित, इंजीनियर फंदे से लटका, इंजीनियर ने बनाया वीडियो और कर ली सुसाइड, कहा न्याय न मिले तो अस्थियां नाली में बहा देना। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष केस तो आपको याद ही होगा। पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया था। यह मामला कई दिनों तक सुर्खियों में रहा। ठीक उसी तरह एक मामला अब उत्तर प्रदेश के इटावा में सामने आया है। यहां भी एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत इंजीनियर ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इंजीनियर ने सुसाइड की वजह बयां की, बताया कि उसकी पत्नी बिहार में टीचर है। उसने अपनी मां के कहने पर 2 महीने पहले गर्भपात कराया। अब उसे जमीन जायदाद के लिए प्रताड़ित कर रही है। सुसाइड वीडियो नोट 1 मिनट 57 सेकंड का है।
इंजीनियर की सुसाइड का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उसने सुसाइड की वजह बयां की है। बताया कि उसकी पत्नी बिहार में टीचर है। उसने अपनी मां के कहने पर 2 महीने पहले गर्भपात कराया और अब उसे जमीन जायदाद के लिए प्रताड़ित कर रही है। इंजीनियर ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो नोट बनाया। इंजीनियर का यह सुसाइड वीडियो नोट 1 मिनट 57 सेकंड का है। पत्नी के पिता ने, मनोज कुमार ने झूठी पुलिस कंप्लेन की और पत्नी का भाई मुझे फोन करके जान से मारने की धमकी दी। मेरी पत्नी ने मेरे साथ रहकर हर दिन यही कलेश, यही मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया और उसकी फैमिली इस साजिश में उसके साथ थी। अगर मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियों को नाली में बहा दिया जाए। मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना, मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया। नहीं बर्दाश्त कर पाया मानसिक प्रताड़ना। इसे व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया। इसमें मोहित कह रहा है कि जब तक ये वीडियो आप लोगों को मिलेगा तब तक मैं इस दुनिया से जा चुका हूंगा। काश कि कोई लड़कों के लिए कानून होता तो वो ऐसा कदम नहीं उठाता। वो अपनी पत्नी और उसके परिवार की मानसिक प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया। पत्नी का बिहार के समस्तीपुर जिले में शिक्षक पद पर चयन होने पर उसकी मां ने पत्नी का गर्भपात करवा दिया और उसके जेवर अपने पास रख लिए। पत्नी के पिता ने पुलिस से झूठी शिकायत की जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। पत्नी ने धमकी दी कि प्रॉपर्टी उसके नाम की नहीं तो वो दहेज के झूठे मुकदमे में पूरे परिवार को फंसा देंगे, जबकि उसकी शादी बिना शर्त के हुई थी। वो दोनों 7 साल से रिलेशन में थे। पत्नी के पिता ने पुलिस से झूठी शिकायत की। उसके भाई ने फोन पर धमकी दी। पत्नी हर दिन क्लेश करती थी। इसमें उसके परिवार ने भी साथ दिया। कहा न्याय न मिले तो अस्थियां नाली में बहा देना। वीडियो में इसके बाद वो कह रहा है कि यदि उसे इंसाफ न मिले तो उसकी अस्थियां नाली में बहा देना। मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना, मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया। वीडियो मिलते ही परिजन उसकी तलाश में जुटने के साथ पुलिस को जानकारी देने लगे। सर्विलांस से मिली मोबाइल की लोकेशन से पुलिस होटल तक जा पहुंची तो कमरे में इंजीनियर का शव फंदे पर मिला। आज रात्रि लगभग 9:30 बजे रेलवे स्टेशन इटावा रोड पर स्थित जॉली होटल से इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स को सूचना दी गई कि उनके होटल के रूम नंबर 101 में ठहरे मोहित कुमार सन ऑफ विश्राम सिंह, जो कल रात्रि लगभग 12:05 पे होटल में आए थे और आज दिन भर वो बाहर नहीं निकले थे। तो शाम को होटल वालों ने जब रूम को देखा और धक्का दिया तो अंदर ये फांसी के फंदे पे लटके हुए थे। इस सूचना पे तत्काल इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स, फील्ड यूनिट, क्षेत्राधिकारी एवं एसपी सिटी द्वारा विजिट किया गया मौके पे। और प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत हो रही है। फ़ोन नंबर और परिवार के एड्रेस के बारे में जानकारी करके इनके घर वालों को सूचना दिया जा रहा है। पंचायतनामा एवं अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। कमरे से लैपटॉप और मोबाइल बरामद। पुलिस ने कमरे से इंजीनियर का लैपटॉप और मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद किया है। वहीं बेटे का शव देख पिता और मां राजेश्वरी फूट फूट कर रोने लगे। सभी का यही कहना था कि बेटा घर से कंपनी से फोन आने की बात कहकर पुणे जाने के लिए निकला था, जो अब कभी वापस नहीं आएगा। इटावा में एक व्यक्ति ने होटल में कमरा लेकर आत्महत्या कर ली। जी हां, पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के स्टेशन बजरिया के पास स्थित होटल जॉली का है, जहां पर एक 33 वर्षीय इंजीनियर ने होटल में कमरा लेकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उसने एक वीडियो वायरल किया जिसमें अपने ससुराली और पत्नी को दोषी बताया है। वीडियो के जरिए उसने ये बताया कि पत्नी, जब से पत्नी की टीचर की नौकरी लगी है तब से पत्नी उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने की धमकी दे रही थी। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल में लगी है और परिजनों की तरफ से कोई भी तहरीर नहीं दी गई है। जैसे ही तहरीर दी जाती है वैसे ही पुलिस छानबीन में लग जाएगी। इटावा से इंडिया न्यूज़ सौरभ सिंह।
इंडिया न्यूज। मुजफ्फरनगर में आपने देखा होगा कि पति पत्नी में बहुत अच्छा चल रहा था और उसी बीच भांजे की एंट्री होती है। भांजे की एंट्री हम इसलिए कह रहे हैं कि अब तक प्रेमी की एंट्री होती थी, लेकिन यहाँ भांजा जो है वो एंट्री मारा है मामा और मामी के बीच में। मामा और मामी के बीच में भांजे की एंट्री सिर्फ एंट्री ही नहीं थी, वही हुआ जो डर था। और देखिए उस डर के पीछे किसकी जीत हुई इस रिपोर्ट में। मर्यादा शर्मसार, मामी भांजे में प्यार, न समाज की चिंता न बच्चों की फिक्र, भांजे के साथ मामी फरार, शर्मसार, ये कैसा प्यार। अजब प्रेम की गजब कहानी। अजीबोगरीब प्यार की कहानियों में अब कहानी मुजफ्फरनगर की है। यहां भांजे के साथ मामी फरार हो गई। मामी भांजे की लव स्टोरी मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली इलाके की है। साल 2013 में 40 साल के सोनू की शादी 35 साल की रीता से हुई थी। दोनों के 3 बच्चे भी हैं। उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन 19 मार्च को रीता अचानक घर से गायब हो गई। सोनू ने पत्नी की काफी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की जांच में पता चला कि रीता अपने पति के भांजे सोनू के साथ रह रही है। पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला, लेकिन रीता बालिग होने के चलते अपनी मर्जी से मोनू के साथ रहने लगी। अब पीड़ित पति ने एसएसपी से गुहार लगाई है। उसका कहना है कि रीता ने फोन पर धमकी दी है कि उसका पीछा न करें वरना अंजाम बुरा होगा। सोनू को अपनी जान का खतरा है और वो चाहता है कि उसके बच्चों की खातिर पत्नी रीता घर वापस लौट आए। वो बताई तो थी आपको, छोल में मंड रहे थे तो वहाँ से दर्द बताने लगी उनको, मेरे छत्ती में दर्द हो रहा। तो मैं उसे घर लाया, दवाई सुमा लगवाया, दवाई से, और मुझे इतना आराम लगेगा ठीक है, नहीं तो फिर खतौली दिखा लूँगा मुझे। मैं चला गया गन्ने भरने, और वो उसे लोंडिया को लेकर जब चली गई थोड़ी देर बाद। मोनू के जी, मोनू भांजा लगा जी। एक लोंडिया को ले गई थी, वो तो आ गई लोंडिया। अच्छा, हाँ जी। 2 लड़के, अब 3 बालक हैं जी। सामान जी पैसे हैं 40,000 रुपये और सारी चीज़ चार्ज है। मुझे डर उनसे है, कभी मुझे भी मार दो मेरठ की तरह ही, जैसे मेरठ में वो ड्राम में पैक कर दिया। अच्छा, हाँ जी। वो कह रहे थे मुझे मेरा पीछा ना करिए, नहीं तो ये भी कर देंगे ऐसे इलाज तेरा। अच्छा, हाँ जी। पीड़ित पति का कहना है कि रीता घर से 40,000 रुपए, जेवर और एक बच्ची साथ ले गई। वो चाहकर भी पत्नी से संपर्क नहीं कर पा रहा क्योंकि पत्नी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। खबरों के मुताबिक पिछले लंबे समय से मामी और भांजे के बीच ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। इश्क की कोई हद नहीं होती, न उम्र देखता है न रिश्ता, लेकिन जिस तरह से मामी और भांजे की ये कहानी सामने आई है वो सोचने पर मजबूर करती है कि ये हो क्या गया है। रिश्तों की मर्यादाएं बार बार क्यों तार तार हो रही हैं। अब इसमें गलती किसकी है ये आप तय कीजिए, लेकिन समाज के लिए इस तरह की खबरें कोई अच्छा संदेश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बदायूं से एक ऐसा मामला सामने आया, वहां पर 4 बच्चों की मां अपने परिवार के साथ बहुत हंसी खुशी रह रही थी। पति को भी ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस तरीके की भी घटना उसके साथ हो सकती है। अब तक आपने सुना होगा कि हत्या करा दी जाती है, मार दी जाती है, लेकिन यहां पत्नी ने एक नया तरीका चुना। और नया तरीका जो है वो भी आप रिपोर्ट में देखिए, लेकिन तरीका अपनाने के बाद वहां से जब वो घर से बाहर निकलती है तो बाहर निकलने के बाद वो आगरा पहुंचती है। आगरा पहुंचने के बाद वहां से रील बनाती है, वो भी दूसरे पति के साथ। पति कथित है या शादी कर ली, ये इस रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन रील बना करके घर से भागने के बाद रील बनाकर पति को चमकाना एक पत्नी से सीखिए, लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये देखिए और समझिए पूरा मामला है क्या। रिश्ते तार तार, समधी समधन फरार, तोड़कर हर दीवार, छोड़ गए घर परिवार। रिश्ते शर्मसार, ये कैसा प्यार। अजब प्रेम की गजब कहानी।
इस वक्त रिश्ते नातों की तो ऐसी भद्द पिटी हुई है कि पूछिए मत। कातिल पत्नियों ने तो पहले ही भरोसे का कत्ल कर रखा था, बाकी रही सही कसर रिश्तों की मर्यादाएं तोड़कर रफू चक्कर हो रहे ये लोग कर रहे हैं, जिन्हें पागल कहें या अंधे आशिक, जिन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं, परिवार की कोई परवाह नहीं, बस सबको शर्मसार करते हुए फरार हो गए। कहानी बदायूं की है, वो भी समधी समधन की। यहाँ समधन अपने समधी के प्यार में पड़ी, फिर दोनों फरार हो गए। मामला उस वक्त चर्चा में आया जब सुनील कुमार नाम के शख्स ने थाने में अपनी पत्नी ममता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। साथ ही पति सुनील कुमार ने बताया कि वो एक ट्रक ड्राइवर है और लंबे रूट पर चलते हैं, इसीलिए समय समय पर घर पैसे भेजते थे और महीने में 1 या 2 बार घर आते थे। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ममता बेटी के ससुर शैलेंद्र उर्फ बिल्लू के साथ रिश्ते में थी। दोनों के बीच में प्यार इतना बढ़ा कि वो घर से जेवर और नकदी लेकर उसके साथ भाग गई। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ, मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फ़ोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, तो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे, जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है, कलेश हो घर में। समधी को फ़ोन किया, अब मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी। 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं। क्या कह रही है कि आना नहीं चाह रही है, आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं इस मामले में पीड़ित पति की तहरीर के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस महिला को तलाश रही है। दिनांक 17/4/2025 को संज्ञान में आया है कि एक महिला अपने समधी के साथ जाना बताया जा रहा है। प्राथापत्र लेके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बेटी की शादी को महज 3 साल ही हुए थे और इन 3 सालों में समधन अपने समधी के प्यार में इतना पागल हो गई कि आए दिन दोनों की मुलाकातें होती थीं। फिर एक दिन आया जब दोनों फरार हो गए। इस मामले में महिला के बेटे ने जो कुछ कहा वो बेहद शर्मसार कर देने वाला था। वो समधी के संग गई थी शैलेंद्र, और क्या गाड़ी करके लेके आए थे रात के 11 बजे। मैंने देखा आता था, तीसरे दिन आता था, एक दिन छोड़ के। मैंने ये नहीं बताई कलेश ना हो। अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। मम्मी ये कहती मारूंगा और मारते ही। मम्मी तो बताई हूँ मैं, मुझे पता नहीं बताऊँ मैं। समधी संग में है। बदायूं के इस मामले ने हर किसी को चौंका दिया है। न उम्र का लिहाज रखा गया, न रिश्तों की मर्यादा, सब कुछ ताक पर रखकर दोनों फरार हो गए। न जाने इस समाज को क्या हो गया है। खास तौर पर शादीशुदा लोग अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद को पार करने में जरा भी हिचक नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज की खबर में बस इतना ही। मॉर्निंग बुलेटिन में हम आपके पास खबरें जैसे अपडेट होती रहेंगी, छोटी हो या बड़ी हो, सारी खबरें इस प्लेटफॉर्म पे आपको समय समय पे मिलती रही हैं और मिलती रहेगी। ये हमारा वादा है। हमारी पूरी टीम समय समय पर आपके साथ उपस्थित होता रहेगा। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।